गांव में जब किसी की शादी होती तो सब गांव वालों का ध्यान मुझ पर ही चला जाता। हर शादी पर लोग मेरे बारे में बात करते, जाने चौधरी साहब की शादी कब होगी, चौधरी साहब शादी क्यों नहीं करते, कोई मसला है क्या उन्हें, किसी ने धोखा दिया है। इस तरह की बेशुमार बातें मेरे कानों में भी पड़ती थी, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता था। गांव का चौधरी होने के नाते सब मुझसे डरते थे, इसलिए कोई मेरे मुंह पर यह सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था कि मैंने शादी क्यों नहीं की। लेकिन सबके दिमाग में ये सवाल हर वक्त ही रहता था, क्योंकि मेरी उम्र 30 के पार हो चुकी थी और इस उम्र में तो हमारे गांव में लोगों के बच्चे जवान होने लगते थे। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहे वह इस मामले को खुद ही संभालते रहे। मैं यूं ही गाँव में कम आता था और ज़्यादातर शहर में ही रहता था, तो मेरे माँ बाप सबको ये कहकर चुप करवा देते थे कि हमारा बेटा शहर पढ़ रहा है, जब वह पूरी पढ़ाई कर कर वापस आएगा तभी उसकी शादी करेंगे। मेरा इरादा तो कभी वापस आने का नहीं था, लेकिन अचानक माँ बाप की मौत की वजह से मुझे गांव जाकर जमींदारी और सारे मामले संभालने पड़े। शुरू में तो सब खानदान वाले मेरे पीछे पड़ रहे थे, शादी कर लो, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ानी चाहिए, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मगर उनमें से कोई मेरा राज नहीं जानता था कि मैं एक नामर्द हूँ। जानता तो मैं भी नहीं था, मुझे भी कुछ अरसे पहले ही पता चला था। मेरे माँ बाप ने मुझ समेत सबसे ये बात छुपाई हुई थी कि मैं एक पूरा मर्द नहीं हूँ, मुझ में पैदाइश से ही ऐब था। और मेरे बड़े होने पर डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को साफ कह दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकूंगा। मेरे माँ बाप ने कभी किसी पर मेरा ये राज बयान नहीं होने दिया, यहाँ तक कि जब तक मैं समझदार नहीं हो गया मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब मुझे अपने राज का पता चला तो मैं बहुत दुखी हुआ था और फैसला कर लिया था मैं कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों में अपना मजाक और तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझ पर नज़र रखने लगे हैं। मेरे माँ बाप के मरने के बाद तो सब हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे ही पड़ गए थे। मैं सबको मना करते और बहाने बनाते बनाते थक गया, इसलिए अब जब कोई मेरी शादी की बात करता था तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब देता था। यही वजह थी कि लोगों ने मेरे मुंह पर यह बात करनी छोड़ दी, मगर पीठ पीछे वे मजाक उड़ाते थे और मेरे बारे में अजीब गरीब बातें करते थे। मैं कोई आम इंसान होता तो शायद लोग मेरी इतनी परवाह नहीं करते, मगर मैं क्योंकि गांव का चौधरी था सबकी नजरें मुझ पर ही थी। एक बार ऐसा हुआ कि आसपास के सभी गांव के चौधरियों से एक जागीरदार के बेटे की शादी पर मुलाकात हुई। जब मैं उन सब में आकर बैठा तो सबकी नजरें मुझ पर उठ गई। एक चौधरी कहने लगा कि इसने कसम खाई है कि शादी ही नहीं करेगा। दूसरा शख्स कहने लगा कि तुम यही देख लो कि हम सब के बच्चे अब जवान होने लगे हैं और तुम अभी तक खुद को नन्हे मुन्ने बच्चे ही समझ रहे हो। 30 साल शादी के लिए अच्छी उम्र है, अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। वहाँ दूसरे चौधरी भी बैठे हुए थे। उसने मेरा मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा, साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं कोई मसला है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर रहे। ये सुना था कि मेरा पारा चढ़ गया और मैंने इसको पीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने हमें छुड़वाया और मैं गुस्से से अपने घर आ गया। मैं आए रोज के तमाशे से बहुत तंग आ चुका था और मैं चाहता था कि लोगों की ज़बानें किस तरीके से बंद हो जाए, मगर इसका एक हाल यही था कि मेरी शादी हो जाती। मगर मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मेरी बीवी को जब मैं इसके हक ही नहीं दे सकता था तो वह मुझे छोड़ जाती, फिर वह ज़माने भर में मेरा मजाक बना देती। मेरा दिल इस बोझ तले दबा जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मेरे बारे में बातें करना छोड़ दे। एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसमें कोई ऐब हो। जब इसको मेरी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो शायद वो समझौता कर ले। मैंने एक बहुत ही गरीब लड़की जो अंधी थी उसके घर रिश्ता भिजवाया तो पूरे गांव में धूम मच गई और हर तरफ मेरी शादी की बातें होने लगी। सब लोग मेरे अच्छे दिल की तारीफ करने लगे कि मैं गांव का चौधरी होने के बावजूद इतना नरम दिल हूँ कि मैं एक अंधी लड़की से शादी का फैसला कर रहा हूँ। मैंने शादी कर ली, मगर मैं शादी की पहली रात अपने कमरे में जाने से बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था। मुझे अचानक डर लगने लगा था कि अगर इस लड़की ने मेरी हकीकत सबको बता दी कि मैं तो सिर्फ एक नाम का मर्द हूँ, फिर मेरे गांव भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे अपने कमरे में नहीं जाना था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मेरी बीवी भी खुश हो जाती और मेरा भी पर्दा रह जाता। रात के इस वक्त मैंने लॉन में किसी का साया देखा तो मैं चौंक गया। आवाज़ देकर उसे बुलाया तो मेरा नौकर था। करण बहुत वफादार नौकर था और कई सालों से मेरे साथ काम करता था। इसको देखकर मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, मगर ये प्लान बहुत खराब था और घटिया था, मगर फिर भी मुझे इसे करना पड़ा था।
कि दुनिया के सामने मेरा राज न खुल जाए। मैंने अपने नौकर को अपनी सारी हकीकत बता दी और उससे इल्तिजा की कि वह मेरी जगह मेरे कमरे में चला जाए। पहले तो वह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, फिर मुझे इनकार करते हुए कहने लगा कि मालिक, मैं आपकी बीवी के साथ कमरे में कैसे? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप तो मेरे मालिक हो और आपकी बीवी मेरी मालकिन, तो मैं ऐसे कैसे आपकी अमानत के साथ कर सकता हूँ? मैंने उसे डांटते हुए कहा कि करण, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। यूँ मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी बीवी की इज्जत खराब करने का फैसला कर लिया और अपने नौकर को जबरदस्ती कमरे में भेज दिया। वह बेचारा तो हरगिज नहीं जाना चाहता था, मगर मैंने ही उसे मजबूर किया। मेरे कमरे में जाने से पहले उसने एक अजीब हरकत की। वो कहने लगा कि मैं बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट के बाद जब इसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में एक रस्सी थी। वह रस्सी लेकर कमरे में चला गया। इस वक्त मैंने उसे नहीं पूछा कि इस रस्सी से क्या काम है, लेकिन सुबह जब वह कमरे से बाहर निकला तो भी उसके हाथ में रस्सी ही थी। मैंने फिर भी उससे पूछना सही नहीं समझा और अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी अंधी जरूर थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी और क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए अब तक इसके अंधे होने की वजह से इसकी कहीं शादी नहीं हो पाई थी और वह अब चौधरी की बीवी बनकर खुश थी। मैंने इससे काफी देर तक बातचीत की और मैंने यही अंदाजा लगाया कि इसे बिल्कुल खबर नहीं हुई कि रात को जो कमरे में आया था वह मैं नहीं बल्कि कोई और था। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मगर शुक्र है कि इसे बिल्कुल पता नहीं चला। तो अगले दिन भी मैंने करण को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मेरी बीवी शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे कहती थी कि अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से हमारे औलाद हो जाए और मैं आपको वारिस दे सकूं। रोज रात को यही तमाशा होता। मैं अपने नौकर को कमरे में भेज देता और सुबह जब वह कमरे से बाहर निकलता तो मैं कमरे में चला जाता। इस खेल को कई दिन हो चुके थे। अब तक मेरी बीवी को शक नहीं हुआ था। इस सारे खेल में मुझे तो बस जो बात अजीब लगी थी वह ये थी कि मेरा नौकर कमरे में जाते हुए रस्सी लेकर क्यों जाता था। 1-2 बार मैंने इससे पूछा भी था कि इस रस्सी का क्या मकसद है, तो वह मुझे टाल देता था और कहता कि आप नहीं समझेंगे, फिर कभी समझा दूंगा, और मैं चुप हो जाता। मुझे अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं इसके साथ इतना गलत कर रहा हूँ, जो कि हर तरह से गलत है। लेकिन मैं क्या करता? अगर मेरा राज किसी भी आदमी को पता चल जाता तो मेरा बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती। लोग हमारे खानदान तक को नहीं छोड़ते। सिर्फ करण पर मुझे यकीन था कि वह राज मरते दम तक भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वह बरसों से मेरे साथ था और उससे पहले इसके बड़े भी हमारी हवेली में काम करते रहे थे। इसलिए मैंने बेफिक्र होकर अपनी इज्जत इसके हवाले कर दी थी। मैंने यही सोच रखा था कि जब मेरी बीवी पेट से हो जाएगी तो मैं फिर इस सिलसिले को रोक दूंगा। लोगों की नजरों में एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा तो यही काफी होगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपने कमरे में जाऊं, तो मैंने करण को रोक दिया और कहा कि मैं कमरे में जाऊंगा। वह सर हिलाते हुए वहां से चला गया। मैं कमरे में जाकर अपनी बीवी से बातें करने लगा तो थोड़ी देर के बाद ही उसने पूछा कि आज आप रस्सी लेकर क्यों नहीं आए। तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे तो इस मामले का पता भी नहीं था कि इस समय वह दोनों रस्सी से क्या करते हैं। मैंने बात को टाल दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि मैं अपने नौकर से पूछ लूंगा, मगर फिर बात मेरे दिमाग से निकल गई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 3 महीने के बाद जब मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वह पेट से है, तो खुशी के मारे मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिर दुनिया वालों की नजरों में मैंने एक मुकम्मल मर्द होने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। जिस दिन मुझे ये खुशखबरी मिली उस रात मैंने करण को कमरे में जाने से रोक दिया। मैं खुद कमरे में जाना चाहता था। उसने मुझे सिर्फ यही कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रस्सी भी ले जाए। मेरी कोई भी बात सुने बगैर इसने वो रस्सी मुझे थमाई और खुद वहां से चला गया। मैंने वह रस्सी दूर फेंक दी और कहा, भला इसका क्या काम। मैंने दूसरे नौकर से कहकर मिठाई मंगवाई और कमरे में रस्सी लेकर जाने की वजह मिठाई लेकर चला गया। मैंने कमरे में जाते ही अपनी बीवी को मिठाई खिलानी चाही तो वह चौंक कर कहने लगी कि अभी कुछ देर पहले ही तो आपने मिठाई खिलाई है और फिर से मिठाई खिला रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अभी इसके कमरे में आया हूँ तो इसको किसने मिठाई खिला दी। करण को तो मैंने कमरे में आने ही नहीं दिया था, फिर यह किसकी बात कर रही है। मैंने खैर उस मामले पर इतना सोचा नहीं और यही समझ लिया कि किसी नौकर वगैरह ने इसको मिठाई खिलाई होगी और उसने धोखे से मुझे समझ लिया होगा। मैं इसको मुबारकबाद देने लगा तो मुझे कहने लगी कि आप फिर आज रस्सी नहीं लेकर आए, आपको दिन ब दिन होता क्या जा रहा है, आप बातें क्यों भूलने लगे हैं। रस्सी का नाम सुनकर मैं फिर से चौंक गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या काम था जो रस्सी के जरिए होता था।
अगर मैं उससे पूछता तो वह शक में गिरफ्तार हो जाती, और अगर इस वक्त मैं बाहर जाकर करण से पूछता तो भी मेरी बीवी शक में पड़ जाती कि मैं बाहर क्या करने जा रहा हूँ, और करण भी शायद अपने क्वार्टर में चला गया हो। तो बेहतरी यही थी कि मैं इसको फिर किसी बात में उलझा देता और बहाना बना देता, और मैंने यही किया। मैंने अब सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी के कमरे में रोजाना आऊंगा, लेकिन जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती इसको रोज नींद की एक गोली दे दिया करूंगा। आज भी मैंने यही प्लानिंग की थी, इसलिए जब वह दूध पीने लगी तो मैंने नजर बचाकर उसके दूध में नींद की गोली डाल दी थी। सुबह दिन तक सोता रहा, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत जल्दी जाग जाता था। मैं उठा तो मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। बाहर निकलकर देखा तो वह अपने स्टिक के सहारे चलती हुई लॉन में जा रही थी। मैंने सोचा शायद सुबह की हवा खाने जा रही है, इसलिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं नहा धोकर बाहर आया तो वह अभी तक लॉन में ही थी, और यह देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वह करण से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि करण की हिम्मत कैसे हुई कि यूं मेरी बीवी से फ्लर्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, वह मेरी नजमर्जी से ही कमरे में जाता रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया है तो उसका हक नहीं बनता कि वह यूं मेरी बीवी के साथ बातें करे। मैंने उसके पास जाते ही अपनी बीवी को कहा कि तुम कमरे में जाओ, मुझे करण से कुछ कारोबारी सिलसिले में बात करनी है। वह कमरे में चली गई तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ करण को मार दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मेरी बीवी से इतना फ्री होकर क्यों बातें कर रहे थे। मेरा इतना गुस्सा देखकर पहले तो वह हैरान रह गया, फिर एकदम ही जैसे इसकी आंखों में भी खून उतर आया, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हाँ, मैं आपकी बीवी से फ्री होकर बातें कर रहा था, और उसकी हिम्मत भी मुझे आपने ही दिलाई है। अगर मैं रात के अंधेरे में उनसे बातें कर सकता हूँ तो क्या दिन के उजाले में नहीं कर सकता। इसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसे मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और कहने लगा कि मत भूलें, आपका मेरे पास एक राज है, और अगर ये राज मैंने किसी को बता भी दिया तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो बेहतर ये है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। इसकी बातें सुनकर तो मेरे सामने जैसे जमीन आसमान ही घूम गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि करण मेरे साथ ऐसा करेगा। जिस पर मैंने इतना भरोसा किया वही मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाएगा, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वह कहने लगा कि अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, और आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा इसके आप जिम्मेदार हो। वह मुझे धमकी देकर चला गया और मैं वहीं खड़ा इसको देखता रह गया। रात को जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो वह सामने से चला आया, मुझे रोकते हुए कहने लगा कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। इसके हाथ में रस्सी थी, मैं इसको कैसे रोक सकता था। मैं सब्र के घूंट पीकर रह गया और वह मेरी आंखों के सामने मेरे कमरे में चला गया। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पहले तो वह मेरी इजाज़त के साथ मेरे कमरे में जाता रहा था, और आज बगैर इजाज़त गया था तो मेरा खून खौल रहा था। गलती भी तो मेरी थी, मुझे इसे अपने सर पर इतना चढ़ाना नहीं चाहिए था कि वह आज मेरे मुंह पर आ गया था। जाने क्यों, लेकिन अब मुझे अपनी बीवी पर भी शक होने लगा था कि वह जानबूझकर नाटक करती है। उसे शायद करण पसंद आ गया था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अभी तक अंदाज़ा ना हो और पता ही नहीं चला हो कि रोज़ रात को उसके कमरे में आता कौन है। मैंने अपनी बीवी और करण दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी तो मैं अक्सर ही देखने लगा कि वह दोनों इकट्ठे बैठे बातें कर रहे होते थे और हंसते रहते थे। अब रोज़ रात को ये होता था कि जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने लगता करण मुझे रोक देता और ख़ुद मेरी जगह कमरे में चला जाता। बल्कि अब तो वह दिन के वक्त भी यही करने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बीवी के आसपास रहने की कोशिश करता था। फिर एक दिन तो हद ही हो गई, वह मुझे कहने लगा कि बच्चा क्योंकि मेरा है तो मैं अपने बच्चे को और तुम्हारी बीवी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, तुम उसे तलाक दे दो। मैंने मना किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता था, इसी बच्चे के खातिर तो ये सारा खेल रचाया गया था। फिर अब कैसे इसे किसी और को सौंप सकता था, और सिर्फ बच्चा ही नहीं अपनी बीवी को भी उसके साथ कैसे जाने देता कि जो बेइज्जती मेरी पहले नहीं हुई वह अब हो जाती। लोग कहते कि चौधरी अपनी बीवी को भी ना संभाल सका और वह एक नौकर के साथ भाग गई। मैं किसी भी सूरत ये सब नहीं होने दे सकता था, लेकिन मैं इसको मना भी कर देता तो अभी वह मेरी बात नहीं सुनने वाला था। इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे थोड़े दिन सोचने का मौका दो। मैं अब इसे कोई मौका नहीं देना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कैसे भी करके मुझे करण से पीछा छुड़ाना था। मैं अब इसका सफाया करना चाहता था कि मेरे राज का किसी को भी पता ना चले और यह हमेशा के लिए इसी के सीने में दफन हो जाए। मैं इसे इसकी बेखबरी में ही मारना चाहता था।
इसलिए जब वह रात को मेरे कमरे में चला गया तो मैं भी हाथ में चाकू दबोचे उसके पीछे अंदर चला गया। और जैसे ही मैंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो अंदर का मंजर देखकर तो मैं अपनी जगह खड़ा ही रह गया। ये सब क्या था जो मैं देख रहा था? मैंने देखा कि एक कुर्सी पर करण रस्सी से बंधा हुआ है और मेरी बीवी आराम से बेड पर सोई हुई है। ये क्या चक्कर था? अचानक आहट की आवाज़ सुनते ही मेरी बीवी उठकर बैठ गई। करण की भी आँख खुल गई। मेरी बीवी ने पूछा, करण कमरे में कौन आया है? तो कहने लगा, मालकिन आपके पति आए हैं। मैं तो जैसे पागल होने वाला ही हो गया। मैंने जल्दी से इसको रस्सियों से आज़ाद किया। कहने लगा कि ऊपर वाले का वास्ता मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वरना मैं तो सोच सोच कर ही मर जाऊंगा। कहने लगा कि जब आपने मुझे पाप करने को कहा और इस कमरे में आने का कहा, मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी के साथ भी गलत करता। इसलिए मैं रस्सी लेकर कमरे में चला गया। मैंने जाते ही मालकिन को सारी हकीकत बात बता दी। मैंने ही उनको मशवरा दिया कि वह मुझे रस्सी से इस कुर्सी पर बांध दे और खुद बेफिक्र होकर सो जाए। हम दोनों आपको सबक सिखाना चाहते थे, तब तक कि आपको एहसास न हो जाता कि आप कितना गलत कर रहे हैं। रोज रात को मैं कमरे में आता और मालकिन मुझे रस्सी से बांध देती थी। मैं इसलिए डरता था कि मैं भी तो इंसान था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने होश खो बैठता और अपने रास्ते से भटक कर कुछ गलत कर बैठता। इसलिए रस्सी से बंधे रहना ही बेहतर था। मैंने तो कभी मालकिन को नजर उठाकर नहीं देखा, तो उनको छूना तो दूर की बात है, वह उम्मीद से होने वाली बात भी झूठी थी। हमारा आपस में बात करना और हंसकर बातें करना सिर्फ इस वजह से था कि आपको एहसास हो जाए। हम चाहते थे कि किसी दिन आप खुद चलकर इसके कमरे में आए और सारा मामला देखें। मेरी बीवी दुखी होकर कहने लगी कि माना कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मेरी छठी सेंस इतनी तेज है कि मैं अपने पति और किसी दूसरे गैर मर्द की खुशबू से ही पहचान कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देते तो आज सारे ड्रामे की नौबत ना आती। मैं अब बस तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ये सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। मुझे तो कई दिनों से एहसास हो रहा था, लेकिन अब यह एहसास शिद्दत से मुझ पर भारी हो गया कि मैंने कितना गलत किया। मैं इसे सच भी तो बता सकता था, लेकिन मैं डर गया और जो मुझे करना चाहिए था वह करण ने कर दिखाया, सच बताकर और हिम्मत से सच का सामना किया। काश ये हिम्मत मैं जुटा पाता, आज ये सब ना हुआ होता। मेरी बीवी कहने लगी कि जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की है, अगर वह सब सच हो जाता और करण की जगह कोई और गलत किस्म का इंसान होता तो मैं तो जीते जी अपनी ही नज़रों में मर जाती। जो गलती तुमने की है इसका कोई पछतावा नहीं। मैं अगर अभी तक यहाँ थी तो सिर्फ इसी वजह से कि किसी दिन तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, और आज वह दिन आ गया और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, लोग तुम्हें बुरा भला नहीं कहेंगे, सब मुझे ही बुरा कहेंगे कि मैंने एक इज्जतदार चौधरी की कदर नहीं की। वह मुझे एंड वक्त पर छोड़कर चली गई, जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उससे मोहब्बत भी। मगर शायद ये मेरी सज़ा थी, और जाने कितनी लंबी थी, क्योंकि वो फ़िलहाल तो मुझे माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। पर एक दिन उसने मुझे माफ़ कर दिया और वापस मेरे साथ घर आ गई, और हमने एक बच्चा गोद ले लिया था, और हम आज खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।